Hello friends, welcome to ACE UPSC. So this is a lecture video series in which we will be discussing various facts and indexes of economy. पहला होगा हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसके बाद सर्विस प्राइस इंडेक्स, उसके बाद जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में, फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैगफ्लेशन, रेसिडेक्स इंडेक्स, उसके बाद कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। जितने भी छोटे छोटे टर्म्स हो गए ना जो आपके मोस्ट बेसिक हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, जो आपको मनी मार्केट के अंदर या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स वाइल यू आर सॉल्विंग योर इकोनॉमिक क्वेश्चंस, जितने भी छोटे छोटे डेटा फैक्ट्स होते हैं ना जो आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग एक PYQ था, ओके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो वो उसको मैं सबसे पहले आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ, मतलब डिस्कस कर देता हूँ। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 2003 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग कंपटीशन कमीशन एक्ट, और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, नॉट मोर देन 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो होप आपको लगभग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसमें सबसे पहले होगा द CII, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इज नोटिफाइड एवरी ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू मैच द प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या आता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर। और ये किसके अंतर्गत आएगा? तो लेबर ब्यूरो के अंतर्गत आएगा। और मिनिस्ट्री कौन सा इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, तो अगर मैं आपको बता दूं ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, तो देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा? चेंज ओवर टाइम इन द प्राइस पेड बाय अर्बन कंज्यूमर फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स। देखो एक बास्केट ऑफ गुड्स है, इसका प्राइस क्या चेंज हो रहा है फॉर अ पीरियोडिक टाइम, मतलब एक ईयर में, मतलब 2012 में इसका क्या रेट था, फिर 2014 में टोटल इस बास्केट के जितने भी गुड्स है उसको खरीदने में कितना पैसा लग रहा है। तो उस इंडेक्स को जो दर्शाता हो ना, मतलब इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए, उसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे पहले हमारा आएगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 75% ऑफ एवरेज राइज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एवरेज राइज ऑफ 75%। तो अब देखो ये क्यों यूज किया जाता है? तो यूज्ड बाई टैक्स पेयर टू कंप्यूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। मतलब देखो एक मान लो मेरे पास 1 BHK फ्लैट है, जिसका दाम हमें मान लो 31 लाख है। ओके, ये कब होगा? 2014 में। उसके बाद 2016 में इसका रेट लगभग इन्फ्लेशन का टारगेट करोगे तो वो कितना बेच रहा है? 41 लाख में। तो लगभग 10 लाख का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो इसको आप लेमैन टर्म्स में कैपिटल गेन्स टैक्स बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, ये टोटल जो 10 लाख है ना, वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ इसको एडजस्ट भी तो करना होगा। महंगाई दर भी तो बढ़ गई है। इस फ्लैट का रेट भले 10 लाख रुपये हो गया होगा, पर महंगाई भी तो बढ़ गई है, वो आपको ध्यान देना होगा। देखो महंगाई को सबसे अच्छा रिलेट कब कर सकते हो? पहले गवर्नमेंट का जब बजट आता था तो लगभग टैक्स बेस कितना रखता? 5 लाख तक 0% रहता था। उससे पहले भी अगर लोगे तो अगर मान लो 3 लाख पर एनम है तो उसका 0% टैक्स लगता था। अब देखो 12 लाख आ गया है। मतलब देख रहे हो ना बढ़ोतरी किस तरह हो रही है, इन्फ्लेशन, महंगाई दर। इंसान के पास, नॉर्मल लेमैन आदमी के पास लगभग 12 लाख रुपए आ रहे होंगे, तभी तो 0% टैक्स पे आ गया है। भले इसमें बहुत कैच है, पर फिर भी उसको मैंने नॉर्मली आपको समझाया है। ठीक है, कि कैसे कैसे पैसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं और कैसे कैसे कैपिटल गेन्स टैक्स और इन्फ्लेशन में कैसे वो उसको प्रभाव कर रहा है। ठीक है, आगे मैं और भी समझाऊंगा। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं सर्विस प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो सर्विस प्राइस इंडेक्स ये क्या है? तो ये कैप्चर करता है मूवमेंट ऑफ प्राइस इन वेरियस सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस में, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट में एंड कम्युनिकेशन में। मतलब कितना प्राइस का बढ़ोतरी हो रहा है। अब देखो मैंने कुछ लिया है फ्लो चार्ट में, जैसे देखो सेपरेट प्राइस इंडेक्स अगर देखा जाए तो सर्विस प्राइस इंडेक्स में तो रेलवे का अलग होता है, पोस्टल का अलग होता है, बैंकिंग सर्विसेज का अलग होता है, इंश्योरेंस का, टेलीकॉम का, सिक्योरिटी का कुछ अलग होता है। यहाँ पे किसी और चीज़ का भी अलग अलग होता है, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखोगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भले कोई एक बास्केट ऑफ गुड्स आप ले लो, उसका कितना रेट बढ़ रहा है, घट रहा है,
ये आप कैसे पता लगाओगे? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता लगा लोगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रिसाइज डेटा है ना, वो आपको नहीं पता चलेगा। कितना महंगा है या फिर कितना सस्ता है या फिर कितना इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो जीडीपी डिफ्लेटर के साथ होगा। क्योंकि देखो ये क्या है, ये नॉमिनल बाई रियल। देखो रियल का मतलब क्या होता है ना, कितना क्वांटिटी। आप पहले 1 केजी राशन आपके घर में आता था, अब वो 2 केजी आ रहा है, ये रियलिटी है। ठीक है, इसको अगर आप इन्फ्लेशन के साथ जब एडजस्ट कर दोगे ना, तो वो आपका क्या आ जाएगा, नॉमिनल है। ठीक है, ये क्वांटिटी बताता है। देखो इतना लेमैन्स में कोई जल्दी बताएगा नहीं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मतलब पहले मेरे को कितना यूज़ करना पड़ता था और अब मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ। देखो नॉमिनल मतलब मैं इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर ले रहा हूँ, और ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड नहीं है, ये क्वांटिटेटिव वैल्यू लिया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ प्राइस फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर मान लो एक सेलर है, वो पहले क्या करता था, पहले रेक्सोना साबुन है, मान लो लक्स है, रेक्सोना है, कोई भी एक तरह का सोप है, उसको 17 रुपीज़ से बेचता था, अब उसको कितना में बेच रहा है, 34 रुपीज़ से बेच रहा है। ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। ठीक है, अब इसमें कोई मान लो टैक्स वैक्स जो भी है इंक्लूडेड है, वो नहीं लिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मान लो उसको 34 रुपीज़ में बाई कर रहा है और उसके बाद उसको एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देने पड़ रहे हैं ना, वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। ठीक है, मान लो मतलब रिटेल प्राइस को मैं, इन्फ्लेटेड प्राइस को मैं एडजस्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि मान लो जैसे मान लो कोई शर्ट का दाम 1799 है, ये फिक्स्ड प्राइस है। इसको मान लो आप 1799 में ले रहे हो और इनकेस आपको उसमें कुछ जीएसटी पे करना पड़ जा रहा है, ऐसे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ किसी और एग्जांपल को ले लो जिसका दाम 1799 है। अब देखो इट कैलकुलेट्स द मूवमेंट ऑफ प्राइस फ्रॉम सेलर पॉइंट्स ऑफ व्यू। उसके बाद इट कैन बी कैलकुलेटेड आइडर व्हेन द गुड्स लीव्स द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से अगर वो निकल रहा है बाहर सेल होने के लिए, वहाँ पे आप देख सकते हो। या फिर एक और तरीका कैसे, जब जहाँ पे वो बिकने वाला है ना, उसका गेट के पास, मतलब एट इट्स गेटवे, जैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और एज दे एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। उसके बाद इट एक्सक्लूड्स एनी टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट्स, ट्रेड मार्जिन दैट द परचेजर मे हैव टू पे। उसके बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या कहता है, तो इट शोज द ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ इकोनॉमी इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कितना ग्रोथ हुआ है इन अ पीरियोडिक टाइम इंटरवल। उसके बाद द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल production is computed and published by Central Statistical Organization that is CSO on monthly basis। ये monthly basis में calculate होता है। उसके बाद the index of industrial production is available at the level of industrial sector and subsector और the main branches are mining, manufacturing और electricity। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मान लो अगर मैं कुछ और डेटा लाया था, ये क्या कहता है, तो प्राइस मूवमेंट फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है मेरा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये क्या है मेरा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। और वहीं पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा, मेजर ऑफ प्राइस चेंज फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको समझाया भी, मान लो मैं कुछ इंपोर्ट करवा रहा हूँ, उसका दाम मान लो $3 है, लेकिन उसमें अगर मुझे यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी भी कुछ लग रही होगी, उसको अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो ये किसके हिसाब से होगा, ये तो होलिस्टिक अमाउंट जो है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। और सिर्फ इसका अगर आप देखोगे दाम, तो वो प्राइस मूवमेंट फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज PPI है। ओके, मतलब प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद वाई इज PPI कंसिडर्ड बेटर देन WPI। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अच्छा क्यों है, तो ये होलसेल लेवल में होता है। मतलब एक होलिस्टिकली इसका देखो प्रोडक्शन रेट, बहुत सारा ऐसा पैसा होगा ना, वो इंक्लूडेड हो गया है। लेकिन वहीं पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में ये फैक्ट्री गेट में ही काउंट किया जाता है। मतलब डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके, इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे पहले आएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर। ओके, ये हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज में आता है। अब देखो नया एक आया है रेसिडेंस इंडेक्स। वो क्या है, देखो मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, उस रेसिडेंशियल एरिया के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का कितना दाम है, ये आप कैसे पता लगा सकते हो, ये आप रेसिडेंस के हिसाब से पता लगा सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैं एक करोल बाग में एक फ्लैट लेना चाहता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मुझे मिल रहा है 1 करोड़ में 1 BHK, तो ये उसके हिसाब से तो नहीं ना हुआ। ठीक है, करोल बाग में इतना महंगा फ्लैट कैसे हो जाएगा, है महंगा ऐसा नहीं है, 50 लाख 40 लाख उतना में मिलना चाहिए, ये मान लो जेनरिक प्राइस होना चाहिए। तो यही है, इट इज़ डिज़ाइन टू ट्रैक
चेंजेस इन हाउसिंग प्राइस एट नेबरहुड, सिटी एंड नेशनल लेवल। उसके बाद इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, ये किसके द्वारा लाया गया है, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, और कैलकुलेटेड विथ 2007 एज अ बेस ईयर, मतलब 2007 के हिसाब से जो बेस ईयर था उसके हिसाब से कितनी बढ़ोतरी हुई है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज नोटिफाइड एवरी ईयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये क्यों होता है, टू मैच द प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कितना महंगा हुआ है। मान लो नॉर्मल बॉटल है, उसको पहले मैं 20 रुपये में खरीद लेता था, अब वो 50 रुपये का हो गया है, तो बेस ईयर कुछ होना चाहिए ना, तो बेस ईयर के हिसाब से कितनी की बढ़ोतरी हुई है तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो उसका कॉस्ट कितना बढ़ा है, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से। उसके बाद देखो 75% ऑफ एवरेज राइज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बिफोर इमीडिएट प्राइसिंग ईयर। ओके, ये मैंने पहले ही पढ़ाया आपको। अब देखो और स्मॉल टर्म्स मतलब बेसिक टर्म्स में जाते हैं हम लोग, जैसे कि डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब है क्या। देखो डिफ्लेशन के बारे में तो आपको पता होगा कि जब महंगाई दर कम हो रही होगी, अगर रेट कम हो रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा महंगाई दर का स्लो रेट में, तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको, पहले हम लोग देखते हैं। देखो डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स सर्विसेज, इट ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। तो महंगाई का सीधा ऑपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन। देखो जैसे मैंने एक मोबाइल लिया है S21, उसका दाम मान लो मेरे को 50,000 पड़ी होगी, ठीक है। अब मान लो 1 साल बाद उसका दाम हो गया है 30,000। तो ये क्या हुआ, डिफ्लेशन हुआ, उसके मतलब वैल्यू में उसका वैल्यू थोड़ा घटा है, तो उसी को डिफ्लेशन कहा जा रहा है। उसके बाद देखो उसी के एक और टर्म है, मतलब वो उसके टर्म जैसा नहीं है, बस साउंडिंग उसी की तरह है, उसको क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। लेकिन देखो ये है इस तरह नहीं। जैसे देखो मैंने मान लो एक लिया है मोबाइल लिया है, OnePlus का कोई मोबाइल लिया मैंने, ठीक है, उसका दाम अभी मान लो 50,000 है, ठीक है। अब देखो महंगाई दर तो बढ़ती जा रही है, अब उसका जो नेक्स्ट आना चाहिए OnePlus का वो 60,000 में आना चाहिए, लेकिन वो आया कितना में, 51,000 में। मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत कम है, महंगाई बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसको हम लोग डिसइन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। और भी मैं अगर समझा दूं, जैसे को मान लो देखो जैसे मेरा पहले पेमेंट था 5 लाख रुपए, अब वो क्या हो गया है, ये पर एनम मैं बता रहा हूँ। अब देखो कुछ सालों बाद मेरा इनकम कितना हो गया, 5,10,000 रुपये। देखो कितना कम हुआ है बढ़ोतरी। तो इसमें पॉजिटिविटी तो आई है पर ये बहुत स्लो रेट में आई है, उसी को डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। ओके, मतलब इट सिंपली शोज दैट स्लोइंग ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज देखो मान लो 2020 में कितना था 10%, 21 में कितना है ग्रोथ 8%, 22 में कितना है 6%, ठीक है। देखो इसी को डिसइन्फ्लेशन कहा जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन का एक डिफरेंशिएशन दे दूँ तो क्या कहता है, तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल, और वहीं पे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट फॉल, द प्राइस राइजेस बट द ओवरऑल रेट इज स्लो। और वहीं पे अगर डिफ्लेशन के बारे में बताऊँ तो इट्स अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी और इट्स ओवरऑल फॉल इन इन्फ्लेशन रेट। मतलब इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई दर जो है ना वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, ओके, वो नीचे आ गई है। उसके बाद इन्फ्लेशन इज इन नेगेटिव, वहीं पे डिसइन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन जो है ना वो पॉजिटिविटी में रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है पर वो भले धीरे रहता है। उसके बाद इट सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इट सिग्निफाइज द रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद ये जो इन्फ्लेशन जो होगा ना वो क्या होगा, वो हार्मफुल टू इकोनॉमी और यूजुअली नॉट हार्मफुल टू इकोनॉमी, ये क्या है, डिसइन्फ्लेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन क्या होगा, रिफ्लेशन इज द फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी इनेक्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन। मतलब इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद जो हम नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे उसे हम रिफ्लेशन कहेंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे आपको एक और रीड आउट दे रहा हूँ। तो रिफ्लेशन इज द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक रिस्पेक्टिवली, जिसका मेन एम क्या रहेगा, इंक्रीज द डिमांड, मतलब सो दैट इन्फ्लेशन रेट थोड़ा बढ़े, महंगाई बढ़े और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी हो पाए, ठीक है। तो बूस्ट इकोनॉमी, टैकल द डिफ्लेशन, डिफ्लेशन को टैकल आउट करने के लिए रिफ्लेशन हम लाएंगे। और रिफ्लेशन पॉलिसी में इंक्लूड टैक्स डिडक्शन, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंडिंग द मॉनेटरी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई। और सेंट्रल बैंक में ऑल्सो रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, सो दैट इंटरेस्ट रेट घटेगा तो और ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा स्टैगफ्लेशन, ये है क्या, तो ये देखो स्टैग्नेशन के साथ ये है क्या, तो आप इसको स्टैग्नेशन के साथ रिलेट कर सकते हो। तो स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज हाई, देखो इन्फ्लेशन हाई है, एट द सेम टाइम द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लोज डाउन, ग्रोथ लेकिन कम है, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब लोगों के पास उतना पैसा है नहीं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हाई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन कहेंगे। जैसे देखो हाई इन्फ्लेशन रेट प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्लस हाई
स्टैग्नेंट ग्रोथ, ठीक है, इसी को स्टैगफ्लेशन कहेंगे। देखो अगर मैं ग्राफ के हिसाब से अगर आपको समझा दूँ तो देखो जब जीडीपी इंक्रीज़ करता है ना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी घटता है, ठीक है। देखो अगर आप फिलिप कर्व के हिसाब से देखोगे ना तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, व्हेन इट गोज़ अप, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोज़ डाउन, ओके, मतलब ये कम हो जाएगा। और व्हेन इन्फ्लेशन इज़ कांस्टेंट, मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है इन्फ्लेशन, देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज, ओके। तो यहीं पे अगर मैं स्टैगफ्लेशन के साथ इसको कैसे रिलेट करूँगा, तो देखो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, जीडीपी डिक्रीज करता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो इंक्रीज करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफ्लेशन। तो ये मैंने आपको बताया भी, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, और इन्फ्लेशन इज नेगेटिव, इट सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ प्राइस एंड गुड्स सर्विसेज हार्मफुल टू द इकोनॉमी, ओके। और वहीं पे मैंने डिसइन्फ्लेशन के बारे में आपको बताया था। रिफ्लेशन हो गया हमारा। अब देखो कुछ देखते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, ये है क्या। देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या कहता है ना, तो रिफर्स टू द, पहले मैं आपको यहाँ पे रीड आउट दे देता हूँ, उसके बाद मैं डायग्राम से ही बता दूंगा आपको। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू द change in value of all goods in the basket, its raw inflation figure on the basis of consumer price index, मतलब consumer price index के हिसाब से कितना इन्फ्लेशन आया है। The headline inflation figure is not adjusted by seasonality or for often volatile elements in India, that is consumer price index minus combined consumer price index, that is combined represents the headline inflation। देखो ये एक्चुअल में बोल क्या रहा है ना, देखो ये मान लो मेरे पास बास्केट्स ऑफ गुड्स है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट जितना महंगा हुआ है या फिर इसका महंगाई जितना बढ़ा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। और वहीं पे कोर इन्फ्लेशन के बारे में अगर मुझे जानना होगा ना तो हम फूड और फ्यूल इसको एक्सक्लूड कर देंगे इस बास्केट से, तो मेरा कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स द ट्रांजिस्टरी सीजनल इन्फ्लेशन एलिमेंट्स जैसे कि फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम एक बास्केट ऑफ गुड लेंगे और उसका क्या वैल्यू हो रहा है 2022 में और 2023 में उसी वैल्यू का, उसी गुड्स का क्या वैल्यू हो गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहेंगे, ओके। उसके बाद देखो बॉटल नेक इन्फ्लेशन, ये होता क्या है, तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन सप्लाई फॉल सडनली, मतलब सप्लाई जो है ना वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है लेकिन डिमांड जो है ना वो उसी तरह रह जाएगा। तो बॉटल नेक मतलब क्योसिक आ जाएगा क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए। जैसे देखो पहले होता था ना, MI का मोबाइल मुझे खरीदना रहता था तो कभी वो सेल आता था तो सेल कितना सेकंड के लिए रहता था, मुश्किल से 10 सेकंड के लिए रहता था, सारा सोल्ड आउट हो जाता था। तो उसको आप बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोल सकते हो। तो क्यों होता था वो इन्फ्लेशन, जैसे देखो मान लो आप वो मोबाइल आपको चाहिए ही, तो बहुत सारे ब्रोकर क्या करते थे, उसको खरीद के उसका साइट को जाम कर देते थे और साइट को बिजी करने के बाद अपने स्टोर में ले आते थे और उसको महंगे दामों में बेचते थे। तो क्या लाता था वो, एक बॉटल नेक इन्फ्लेशन ले आता था, महंगाई जब जबरदस्ती बढ़ जा रहा है। तो ड्यूरिंग GST इम्प्लीमेंटेशन देयर वाज सडन सप्लाई शॉक एज द कंपनीज एंड अदर कुडंट कंप्लाई विद द सप्लाई नॉर्म्स ऑफ द सडन, ठीक है। उसके बाद अब स्टिकी इन्फ्लेशन, ये क्या है, तो इट मीन्स दैट इन्फ्लेशन इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम जितना होना चाहिए ना उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है किसी इकोनॉमी को बढ़ने के लिए। एसेंशियली हायर फूड एंड फ्यूल प्राइसेस हैव सीव्ड इनटू द ब्रॉडर दैट इज इकोनॉमी एंड मेड अदर थिंग्स कॉस्टलियर। जैसे देखो ये क्या कह रहा है ना, मान लो फ्यूल का प्राइसेस, जैसे मान लो क्रूड ऑयल, ये बेसिक टर्म होता है, इससे ही सारा कुछ रिलेटेड होता है। अगर इसका प्राइस बढ़ गया ना तो सब चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा ना तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी महंगा आ जाएगा, उसको इम्पोर्ट करने के लिए महंगाई आ जाएगी, उसको फिर कहीं और भेजना होगा उसके लिए वो महंगा हो जाएगा, उससे जो रॉ मटेरियल जो होगा ना, रॉ मटेरियल से जो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी मेरा महंगा हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। तो उसी को कह रहा है कि स्टिकी इन्फ्लेशन वो है जो ज़्यादा टाइम लेता है एक्सपेक्टेड टाइम से, ठीक है। और बेस इफेक्ट्स क्या है, तो बेस इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ choosing different reference point while comparing two data that may give different result in terms of absolute change and percentage change। देखो मतलब इसका क्या कहना है कि मैं डिफरेंट बेस ईयर चुनूंगा किसी इन्फ्लेशन या फिर किसी कंट्री के महंगाई को बताने के लिए, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट के महंगाई को बताने के लिए मैं डिफरेंट बेस ईयर चूज़ करूँगा, ठीक है। उसको बेस इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ और कुछ बचा है क्या, हाँ देखो इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये होता क्या है, तो अन इन्फ्लेशनरी गैप इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक गैप दैट एग्जिस्ट when the demand for goods and services exceeds the production due to factors such as higher level of overall employment, increased trade activity और elevated government expenditure। मतलब लोगों के पास अगर पैसा आ जाए
ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो ज़्यादा डिमांड कर लेंगे, और ज़्यादा डिमांड करने के कारण क्या होगा, वो मार्केट में उसको एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। तो उसी को ये इन्फ्लेशनरी गैप बता रहा है, ठीक है। और वहीं डिफ्लेशनरी गैप क्या होगा, सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो, अमाउंट बाई विच इट इज़ द अमाउंट बाई विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट, मतलब डिमांड जो है ना वो घट गया। क्यों घटा होगा, बेसिकली लोगों के पास पैसा का कमी हो गया होगा, क्योंकि अगर मान लो एक और हुआ होगा, सप्लाई में भी वो कमी होगा ड्यू टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस में रिजल्ट इन फॉल इन प्राइस ड्यू टू वीक डिमांड और मे लीड टू डिसइन्फ्लेशन और इवन डिफ्लेशन। जैसे देखो, मैं अगर आपको नॉर्मली एक एग्जांपल दे दूँ ना, बहुत सारा गाड़ी से निकलता है ना, जो अभी तो चलता है लेकिन कुछ सालों बाद वो बंद हो जाता है। जैसे देखो, टाटा का आप हेक्सा लोगे, ठीक है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, पर ये क्या हुआ, ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि इसका प्राइस बहुत महंगा था, लोगों के पास इतना लग्जरी और लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, और पैसा था भी ना तो इसी अमाउंट में ना बहुत सारी गाड़ी आ जा रही थी जो इसी लग्जरी को इक्वेट कर जा रही थी। तो ये डिमांड, ये एक तरह आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, इन्फ्लेशन स्पाइरल ये क्या होता है, तो इट इज़ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी दैट ऑकर्स ड्यू टू वेज एंड प्राइस इंटरेक्शन, दैट इज व्हेन द वेज पुश प्राइस अप एंड प्राइस पुल्स वेज अप। मतलब देखो, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया है तो उसको खरीदने की कैपेसिटी आपकी बढ़ गई है, किसी और के पास भी ज़्यादा पैसा आया होगा, वो क्या करेगा, उसको और एक्स्ट्रा दाम देकर उसको खरीद लेगा। तो क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग एज द प्राइस ऑफ मनी सप्लाई बिटवीन पब्लिक इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसी को ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बता रहा था। ये क्या हो रहा है, एक तरह का साइकिल बनता जा रहा है कि इसकी रेट को बढ़ाते जा रहा है और आपके पास पैसा भी बढ़ते जा रहा है। तो दिस wage price interaction was seen as plausible cause of inflation in year 1935 in the US economy for first time। मतलब क्या हुआ था ना, किसी एक ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया था, डिमांड बढ़ने के लिए अब उतना पैसा भी लाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, मतलब अचीव करने के लिए। तो एक तरह का साइकिल बना रहा था। वो क्या हो रहा था, मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, ठीक है। अब देखते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब मेरे को खरीदने का कितना कैपेसिटी है, इसको कहा गया है। देखो, जैसे मान लो एक बास्केट ऑफ गुड है, मेरे पास मान लो 1000 रुपीज़ हैं। अब मैं इस 1000 रुपीज़ में कितना बास्केट ऑफ गुड्स खरीद सकता हूँ अपने इंडिया में, और वहीं इस 1000 का वैल्यू का अमाउंट ऑफ मनी मैं अमेरिका में लेके चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं कितना अमाउंट खरीद सकता हूँ, मतलब कितना गुड्स खरीद सकता हूँ, उसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज करेंसी थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच, और परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड टू कंपेयर द इनकम लेवल इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब इनकम का लेवल कितना है, मतलब आपका करेंसी का कितना वैल्यू है, ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, परचेजिंग पावर पैरिटी से। उसके बाद मेजर टू कंटेन इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, मतलब महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब मैं यहाँ पे अभी आपको समझा रहा था ना, स्पाइरल क्रिएट हो जा रहा है, इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो लोगों के पास ना पैसे की कमी कर दो आप, तो कैसे होगा, लोगों के पास ना पैसा ज़्यादा होगा, ना वो ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे, या फिर बेसिक नीड्स को अपना पूरा करेंगे, या फिर मान लो कोई मोबाइल खरीदना, उसको एक्स्ट्रा चार्जेस दे के नहीं खरीद रहे होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट घटेगा। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कंट्रोलिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वो आप क्या करोगे, उसको ज़्यादा पैसा में उसको खरीद लोगे, तो क्या हो गया, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी हैज़ टू बी रिड्यूस, तो उस डिमांड को आपको घटाना होगा। कैसे घटाओगे, तो सबसे पहले भाई आप आदमी को पैसे की कमी कर दो, पैसे की कमी कर दोगे तो वो घट जाएगा। तो गवर्नमेंट टेक्स वेरियस स्टेप्स लाइक गोइंग फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी किसको कहता है, मतलब जिसमें आप ये क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दोगे, दैट इज ऑन मॉनेटरी फ्रंट, दैट इज फ्रॉम RBI अडॉप्ट डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज लाइक इंक्रीजिंग रेपो रेट, इंक्रीजिंग CRR मतलब SLR, और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, अगर मैं सेल करता हूँ, मैं अगर कुछ सेल कर दे रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, पैसा आ जा रहा है। उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो गवर्नमेंट के सारा पैसा आ जाएगा, और मैं अब पैसा अगर गवर्नमेंट के पास आ गया तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, और अगर मार्केट में पैसे की कमी हो गई ना तो फिर लोगों के पास पैसा कम रहेगा, और लोगों के पास पैसा अगर कम रहेगा तो वो मतलब जो अपने एसेंशियल गुड्स है उसी में खर्चा करेंगे और किसी चीज़ को ज़्यादा पैसे में खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई हैज़ टू बी ऑगमेंटेड। मतलब सबसे पहले आप कॉस्ट मत बढ़ाओ, कॉस्ट नहीं बढ़ाओगे कैसे रुकोगे आप उसको, तो उसका सप्लाई जो है ना उसको घटा कर रखो। तो ऑगमेंटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन, और गवर्नमेंट मतलब उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब उसको बनने में कितना पैसा लग रहा है ना, उसको आप घटा कर रखो, नॉर्मल रखो, सो दैट मार्केट में महंगाई ना हो पाए। तो गवर्नमेंट टेक्स वेरियस मेजर्स लाइक प्रोवाइडिंग सब्सिडी दे दो आप, सो दैट आप मान लो एक फर्टिलाइज़र है,
उसका पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा सब्सिडीज़ रहता है। सब्सिडीज़ अगर उसमें रहेगा तो फार्मर जो है उसको कम दाम में खरीद पाएंगे, ठीक है, वो कॉस्टफुल इन्फ्लेशन हो गया। और प्रोवाइडिंग फॉर मैक्सिमम प्राइस एट विच अ प्राइस फॉर विच अ प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड, इम्प्रूविंग सप्लाई साइड फैक्टर सच एज डिसमेंटलिंग APMCs, फर्टिलाइजर सब्सिडीज एक्सेट्रा। अब देखो बिजनेस साइकिल ये होता क्या है, तो बिजनेस साइकिल इज द फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस साइकिल्स आर जनरली मेजर्ड यूजिंग द राइज एंड फॉल द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द GDP एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक साइकिल और ट्रेड साइकिल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, मतलब लास्ट है हमारा डबल डिप रिसेशन। ये होता क्या है, तो ये सिनेरियो है जिसमें रिसेशन जो है ना इज़ फॉलोड बाय ब्रीफ रिकवरी और देन अनदर रिसेशन। मतलब एक रिसेशन हुआ, उसके बाद फिर एक रिकवरी हो गया, फिर से रिसेशन हो गया। जैसे देखो अगर मैं ग्राफ के हिसाब से अगर बताता हूँ ना, देखो बिजनेस साइकिल क्या कहता है, इट इज़ अ फ्लक्चुएशन in the economic activity that an economy experiences over a period of time। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी ये बढ़ते जाएगा इधर, और यहाँ पे वाई एक्सिस में और यहाँ एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। देखो जैसे कि जैसे ईयर पार होते जा रहा है, सबसे पहले रिकवरी आ रहा है, फिर प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, फिर बूम आ जा रहा है, फिर रिसेशन आ जा रहा है, फिर डिप्रेशन आ जा रहा है, फिर ये अपने ट्रफ मतलब सबसे मीन पोजीशन में आ जा रहा है, फिर ये अपने जेनिथ की ओर जाएगा, दैट इज रिकवरी प्रॉस्पेरिटी। इसको क्या कहते हैं, ये बिजनेस साइकिल है। तो इसी को बिजनेस साइकिल्स आर जनरली मेजर्ड यूजिंग द राइज एंड फॉल इन द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब GDP के हिसाब से, और द GDP एडजस्टेड फॉर और द GDP एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक साइकिल और ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल भी कहा गया है, ठीक है। एक साइक्लिक एक्टिविटी है जिसमें इकोनॉमी को अप एंड डाउन दिखाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था, देखो डबल डिप्रिसिएशन, इसके बारे में अगर बता दो तो देखो सबसे पहले होगा यहाँ पे, देखो आउटपुट है GDP है, तो बिजनेस साइकिल सबसे पहले अगर मान लो ये नीचे जा रहा है, फिर ये रिसेशन पहला आ गया, उसके बाद क्या होगा, रिकवरी आ गया, फिर से मेरा एक रिसेशन आ गया, फिर से मेरा एक पीक आ गया, ठीक है। ये डबल डिप रिसेशन हो गया, ठीक है। मैंने दोनों आपको समझा दिया है, मैंने भले यहाँ पे डबल डिप रिसेशन के बारे में बताया है, अब यहाँ पे मैंने उसके बारे में ग्राफ के हिसाब से आपको समझा दिया है, ठीक है। ये मेरा टाइम है और ये मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर। अब मैं इसी के हिसाब से, मतलब यही एक प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें और भी इकोनॉमी रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे ना वो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे एक और देख लूँ तो देखो ये मेरा इकोनॉमी है, ये GDP आउटपुट है मेरा। देखो अगर ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, तो कॉस्ट का इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसमें रॉ मटेरियल भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर, इस सारा का मतलब ग्रोथ, मतलब ये सारा का महंगाई दर, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्ट इफेक्टिवली इंक्रीज कर जाएगा। तो वो रिजल्टेंट में क्या लाएगा, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा, तो रिड्यूस डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन, ये स्लो डाउन ले आएगा, ठीक है। तो मैंने लगभग सारा टर्म्स एंड की टर्म्स आपके लिए डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ छूट रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जिस प्लेलिस्ट में रहेगा उसमें डिस्कस कर लूँगा। होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक्स।